बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कौमें तो किरदार अदा कर रही है और करती हैं, क्या हुकाम बाला भी वो किरदार अदा करने में कामयाब हो रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में अहम इजलास जारी है। कौमी असम्बली में आज भी न सिर्फ JUI के अरकान, अलबत्ता न सिर्फ नून लीग, जितनी जमाती इत्तेहादी जमातें हैं, उन सब ने अदलिया मुखालिफ स्पीचेस की। क्या इन सब पे तौहीन अदालत लगेगा, या कि जिस तरह जो सियासी मुबसरीन है वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उछल के कह रहे हैं कि मुझे नाअहल किया जाए। फुल कोर्ट के लिए करारदाद आज मंजूर कर दी गई। अब देखना ही होगा कि अब आगे पाकिस्तान की सियासत किस सिमत जा रही है। दूसरी हमने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सिंध के बहुत सारे अजला में बलदियाती इलेक्शन भी हुए। उन इलेक्शन को भी जो सियासी जमातें थी उन्होंने कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन हमने पहली बार देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। तो PTI और जमात इस्लामी भी साथ साथ थे। तो जमात इस्लामी ने कई हलकों पर कहा कि दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये महंगाई आखिर क्यों है। क्या इसलिए तो नहीं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सिर्फ जो लेजिस्लेशन है या फिर जो मुखालफिन को ज़ेर अताब लाने में लगी हुई है। अवाम पर कौन तवज्जो देगा? क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये भी वक्त बताएगा। और दूसरी जानिब रमज़ान अल मुबारक का महीना है, तो हमने देखा है कि कराची से लेके कश्मीर से लेके पंजाब से लेके बलूचिस्तान, हर जगह पे NGOs अपना काम कर रही है। तो ये NGOs क्यों कर रही है सर? ये काम तो हुकूमतों के करने के। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सियासी समाजी रहनुमाई, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, राशिद मन्नान साहब। बहुत शुक्रिया सर। राशिद मन्नान साहब, पहले सर आपसे बात हो जाए सियासत पर, चूंकि आप जमात इस्लामी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने UCs के भी इलेक्शन लड़े, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के भी देखे हैं। तो जमात इस्लामी कभी कराची में हुकूमत करती थी, अब जमात इस्लामी की भी 1.5 इंच की मस्जिद बन गई है, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके वीनस TV का शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी कि आपने हमें याद किया और हमें ये स्टेज दिया कि हम अपनी बात को कह सकें। और जहाँ तक जमात इस्लामी के मतलब आपने जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो पूरे पाकिस्तान में हर वक्त 24/7 मौजूद रहती है। कोई मामला ऐसा हो जिसमें जमात इस्लामी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये मुश्किल है। मौजूद रहती है, हुकूमत क्यों नहीं बनाती? देखिए, हुकूमत बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे साथ जो होता है और जो पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, और उसके अंदर जिस तरह से प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग होती है, हम वो काम कर नहीं सकते। इस वजह से हम जो है नाकाम हो जाते हैं। लेकिन बहर वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जमात इस्लामी को लाइक करती है। अमीर कराची जब किसी एहतजाज पे आवाम को कॉल देते हैं तो बेतहाशा आवाम सड़कों पर होती है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे। यही तो इस बात का सबूत है कि आवाम दिल से चाहती है कि कराची में जमात इस्लामी को बागडोर मिले। इसलिए उन्होंने जमात इस्लामी का वो खुशहाली का ज़माना देखा है जब अंधेरे का शहर को कराची में रोशनियों से बदल दिया गया था। स्पार्क, बिरान और बंजर पार्क। तो नेमतुल्लाह खान मेयर कराची थे ना, तो अब क्यों नहीं आपका मेयर आ रहा? वजह उसकी है कि मेयर तो हम लोगों ने हमें मुंतखब कर लिया। मेयर तो हमारा बनना था, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग के जरिए हमारी सीटों को या हमारे वोट पे जिस तरह शब खून मारा है, उस तरीके से तो जमात इस्लामी कभी नहीं आ सकती। हमने कानून का रास्ता था। देखिए, मैं खुद एक UC से चेयरमैन जीता हूँ, और चेयरमैन जीतने के बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई। दोबारा गिनती हुई, दोबारा गिनती में भी मैं चेयरमैन जीत गया। तब उन्होंने क्या किया कि आपस में जो दो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट थे, PTI और पीपल्स पार्टी, उन दोनों ने RO को, ये मेरे सामने की बात है कि उन्होंने कहा कि अब ऐसा करें कि इनको हराने के लिए हम ना अनस्टैम्प वोट पे जाते हैं। तो जो पीछे प्रिजाइडिंग अफसर अनस्टैम्प वो वोट जो नहीं लगाता है, उस पर उन्होंने करके उस टेक्निकल ग्राउंड पे हमको नॉकआउट किया। तो हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, और इंशाल्लाह हाफिज नईम भी कहते हैं और हमारे एक लोग कहते हैं, इंशाल्लाह ताला हम एक वोट का हिसाब लेंगे और कराची में मेयर अपना बना के देंगे। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी मेयर आपका होगा, और ये फॉर्मूला तय हो चुका है। असल में वजह तो यही है ना कि जो बिलावल साहब ने जो कह दिया ना कि मेयर ज़्यादा है, तो उसी बुनियाद पे सारा काम किया गया, सारे अदारों को मैदान किया गया, एक जगह जमा किया गया और जमात इस्लामी के खिलाफ एक मुहिम चला गई। आप मुझे बता दीजिए, आप भी तो माशाल्लाह इतना प्रोग्राम करते हैं और इतना अच्छा बसीरत सियासी रखते हैं
क्या पीपल्स पार्टी समझते हैं आप कितनी पीपल्स पार्टी की कराची में इतनी सीट हो सकती है? सर वो कह रहे हैं हमने तज़ीन व आराइश के काम किए, हमने अंडरपास बनाए, हमने शारा फैसल की तज़ीन व आराइश की, हमने कई फ्लाईओवर बनाए, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, जब भी लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब के बाद कौन आए यहाँ पे? नेमतुल्लाह साहब के मेयर तो मुस्तफ़ा कमाल आए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने नेमतुल्लाह साहब के छोड़े हुए काम को मुकम्मल किया। ऐसा ही है। उसके बाद फिर वसीम अख्तर आए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर आया, तो कौन सा नया फ्लाईओवर बना है, कौन सी नई सड़कें बनी हैं, कौन सी नई लाइटें लग गई हैं? सिर्फ ये कागजी कार्रवाई में तो दिखाया जा रहा है और मीडिया के ऊपर चीजें आती ये हैं। मुझे मैं कोई पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है यूनिवर्सिटी रोड बना, तारिक रोड पे फ्लाईओवर अंडरपास बने, ऐसे ही है। गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर का इफ्तिताह हुआ, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। डिग रोड पे अंडरपास बना, ये कराची में काम हुआ ना सर? देखिए मैं बताऊँ, किसने इस इनिशिएटिव किसने लिया? आपको याद है कि रमजानों में रोजे रख के जब 4 लड़कियां वो यूनिवर्सिटी की मरी हादसे में जाबाग हुई थी, तो उस वक्त हमने कराची की इसी यूनिवर्सिटी रोड पे हमने रोजा इफ्तार उसी सड़क पे बैठ के किया था और हमारा मुतालबा था कि कराची यूनिवर्सिटी को रोड को बनाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, कितने बड़े बड़े जम थे कि पूरा रिक्शा उलट गया था, आपको याद होगा शायद हुआ क्या। और हमने रमजान में इतनी सख्त गर्मी में रोजे रखे। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी ने, चले आपके दबाव से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बनाया ना, आप उनके मैंडेट को तो चैलेंज ना करें ना। तो देखिए पीपल्स पार्टी ने तो बनाना ही था, जब वो हुकूमत में रहेंगे तो काम तो उन्हीं का है, काम तो नहीं कहा कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उस काम की बदौलत अवाम ने उनको मैंडेट दिया। नहीं, इस बुनियाद पर अगर मैंडेट मिलता तो बहुत सारे वो पीटीआई कभी भी पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में कभी सीटें नहीं दी जाती। अगर चेंज की बुनियाद है कि पीपल्स पार्टी को काम की वजह से वोट मिले, तो फिर आप ये समझना चाहिए कि जब पीटीआई 2018 में जीती, वो एमक्यूएम की रिप्लेसमेंट फिर पीपी को मिलनी चाहिए थी, वो एमक्यूएम की रिप्लेसमेंट पीटीआई को मिली। तो फिर कैसे पॉसिबल था कि उस वक्त मेयर कराची नेमतुल्लाह बन गए? तो 2005 बन गए थे ना उस वक्त भी। तो आप कह रहे हैं कि इदारे हमें आगे नहीं आने देते। आप ये नहीं कह सकते कि मुमकिन है ऐसा हो कि आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? आपको ये याद होगा कि नेमतुल्लाह साहब भी दूसरे जब पहले 50% की बात है, इसमें नेमतुल्लाह साहब नहीं बने थे, फिर दोबारा कराची इत्तेहाद की वजह मेयर बने और लोग पसंद करते हैं जमात इस्लामी को, चूंकि पसंद करते हैं तो हर आदमी आज भी, लेकिन जिस तरह वोटर्स ने वोट डाले हैं। पूरे सिंध में जमात इस्लामी के कितने एमपी हैं? इससे ठीक है, देखिए एक एमपी हमारा भारी है सर, बहुत भारी है सर। एक एमपी है वो आप देखिए जीता कहाँ से? वो लियारी जैसी पीपल्स पार्टी का घर, जहाँ हमने बचपन से, जब हम कराची में हम बचपन में खेलते कूदते हम सुनते थे लियारी। मैं यही बात कर रहा हूँ, अप्रिशिएट। लेकिन एक एमपी है पूरे सिंध में आपका, ये आपकी परफॉर्मेंस से आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का वोटर है। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, परफॉर्मेंस का तो मौका हमें मिला नहीं ना। यहाँ हमें परफॉर्मेंस का मौका मिला, हमने परफॉर्मेंस दिखाई। जब केपीके में हमारी हुकूमत बनी, हमारे सिराजुल हक साहब मौजूदा अमीर जो है, जब वो सीनियर वजीर थे, वजीर खजाना थे, तो हमने परफॉर्मेंस दिखाई। और जब हमें मेयर कराची हमारे अफगान साहब के टाइम में हमें मेयर बनाया गया या नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में मेयर बनाया गया, तो हमने परफॉर्मेंस दिखाई और कोई भी शख्स इससे इनकार नहीं करता कि हमने परफॉर्मेंस दिखाई। आज हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, समाजी रहनुमा आप राशिद मनान साहब। बड़ी जमात इस्लामी के नफीस लोग होते हैं और बहुत ही कम देखा गया है कि जमात इस्लामी के किसी रहनुमा पर कोई करप्शन का चार्ज हो, तो ये तो उनको क्रेडिट जाता है। रियली अप्रिशिएट, आपके लोगों पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है और हमारी भी ख्वाहिश आपके साथ है कि आप भी ऐवानों की सियासत में पहले की तरह आए। आगे बढ़ाते हैं, अब समाजी काम भी करते हैं, जानना चाहेगी अवाम आप क्यों कर रहे हैं समाजी काम? ये तो हुकूमतों के करने के काम है। देखिए अच्छे माशरे में वो कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, अच्छे माशरे में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका काम है कि हुकूमत का काम बहुत का अपना काम है, लेकिन कुछ जमाती अंजुमनें ऐसी हो जो लोगों की, क्योंकि हुकूमत बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाती। सर हुकूमत कहती है रोटी कपड़ा और मकान देना हमारा मंशूर है, हम देंगे। ना हुकूमत ने किसी को आज तक रोटी कपड़ा मकान दिया है और ना 1 लाख नौकरी और 50 लाख घर दिए हैं। तो फिर यह सवाल बनता है, राशिद मनान के पास फंड कहाँ से आते हैं? राशिद मनान के फंड उन लोग देते हैं, जमात इस्लामी का फंड वो लोग देते हैं जो समझते हैं कि हमारे लोग ही हैं, ये अपने हमारे पैसों को ठीक जगह यूटिलाइज करेंगे। और आपने देखा, क्या आपका ऑडिट होता है? आप खुर्द-बुर्द नहीं करते? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इतलात भी है कि एनजीओ खुर्द-बुर्द भी करती हैं। हमने तो हर वक्त ये दावा किया हुआ है कि हर कोई आए हमारे हिसाबात देखे, अलखिदमत के हिसाबात देखे, खुद मेरी अपने एनजीओ के हिसाबात देखे, हम तो उससे एक पाए भी। इसलिए कि देखिए हमें अल्लाह ने बताया है कि जो इमारतदार इमारत को सही लोगों तक पहुंचा दो, अमानत को लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दो, अदल करो, इंसाफ करो। तो हम इसी बुनियाद पर चलते, इसलिए हमने कुरान का इल्म हासिल किया है। कुरान जो हमें कहता है
उसके मुताबिक हम हर चीज़ का, हम ज़कात और सदकात का भी ख्याल रखते हैं कि ज़कात किस्मत में खजूनी है, सदकात की कहाँ जाने हैं, छोटी छोटी बातों का भी हम ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो आया और जैसे आया उसको खर्च कर दिया, हर मदाद का ख्याल रखा जाता है कि कौन सी मद कहाँ इस्तेमाल करनी है। हुकूमत ने, आपको याद होगा, माजी में बहुत सारे NGOs के अकाउंट सीज कर दिए थे और बहुत सारे एलिगेशंस थे, इसमें फॉरेन फंडिंग होती है, तो ठीक जा रही है, हुकूमत ने सही किया था। फॉरेन फंडिंग का जहाँ तक मसला है तो सियासी जमातों पे भी है। अब आप देखें ना कि ये कैसा इंसाफ है इस मुल्क में, इसी के लिए तो जदोजहद जमात इस्लामी कर रही है ना। ये कैसा इंसाफ है कि छोटी छोटी NGOs जो ग्रास रूट लेवल पे नंगे भूखों को खाना देती है, कपड़े पहनाती हैं, उनके तो अकाउंट को सीज कर दिया जाए इस बुनियाद पे कि वो फॉरेन फंडिंग लेते, जबकि वो लेते नहीं है। और इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस में अदालत इस बात पर जाया जाए कि उनकी जमानत मनसूख कर दी जाए, तो इतने लाडले हो जाएं कि उनका अदालत जमानत क्या मनसूख करेगी, वो कैसी को डिसमिस कर देती है। नहीं तो अदालत आपके कहने पे तो नहीं चलेगी ना राशिद मन्नान साहब, आप सियासी लोग डिक्टेट तो नहीं कर सकते अदालतों को। अदालत हमारे कहने पे तो नहीं चलेगी, लेकिन अदालत जिसके कहने पे चल रही है तो सब नजर आ रहा है। किसके कहने पे चल रही है बताएं? अदालत, आपको नहीं पता कि 9 जज से 3 जज हो गए और 3 जजों ने फिर फैसला, वो 4 और 3 का फैसला जो है वो 4 और 2 से बदल दिया। तो ये अदालत किसके कहने पे, किसी ना किसी के कहने पे तो चल ही रही है ना। बहनों, अगर वो नहीं चल रही किसी के कहने पे तो बिल्कुल वेरी फ्रैंक, अगर वो हमारे पास किसी इल्ज़ाम के साथ में अदालत को अगर इख्तियार है कि मुझे सज़ा दे, तो मुझे भी इख्तियार है कि जब मेरी दुम पे पैर रखा जाए तो मैं चीखूं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अदालत ये तौहीन अदालत का कानून ही नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अदालत में गए थे तो काजी ने उनको सिर्फ उनके सलाम कर दिया था, तो उन्होंने कहा आप मुझसे फैसला कैसे करेंगे, आप मेरे खिलाफ फैसला कैसे करेंगे जब आप मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ के उनके सलाम करेंगे। Really appreciate। तो देखिए ना, बात ये है, ये नहीं है। इस्लाम तो इस बात ही कहता है, यहाँ अदालतें में जजेस इतनी ज्यादा हमारे सारे टैक्सेस से जजेस की मुराद दी जाती है और जजेस हमारे मुताबिक फैसला ना करें। अवाम क्या चाह रही है, नहीं आपके मुताबिक नहीं करेंगे, वो इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए। आप समझते इंसाफ हुआ है? आप समझते हैं कि अदलिया समझ रही है इंसाफ हुआ है? नहीं, अदलिया कैसे, अदलिया को किसी पूछना नहीं है, और अदलिया ने कोई किसी की फेवर तो नहीं ली। हर एतवार में क्या आप इसको एग्री नहीं करेंगे कि जिसके अगेंस्ट फैसला आता है वो कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई? तो पाकिस्तान, इमरान खान को याद होगा, आपको कह रहे थे कि रातों रात अदालतें खुल गई। देखिए, पाकिस्तान की अदालत के बारे में तो 136 नंबर पे हमारी अदालत है, इनके बारे में हम ज्यादा बहस करके क्या फायदा। आप ये देखें कि इन्होंने अभी भी नहीं सीखा, कम से कम अपने आप को कहीं स्टैंड तो करते ना, लोगों के ऊपर अपने एतमाद को बहाल करते, लोगों को बताते कि जी हमने एक सही फैसला किया है। 3 आदमी पूरे पाकिस्तान का फैसला कर रहे हैं, जबकि पूरी सियासी जमातें, अभी आपने आपने बताया कि पूरी सियासी जमातों ने इनके खिलाफ करारदाद पास की है। तो वो जो सियासी जमात के लोग हैं, क्या वो अवाम नहीं है? वो भी तो अवामी नुमाइंदे है ना, हजारों लाखों वोट लेके आए हैं। अगर सारी की सारी जमातें सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ बोल रही है तो फिर अदालत को तो सोचना चाहिए ना कि वो हक पे है या सारी जमातें हक पे हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए कि अदालत फैसला कर रही है इंसाफ का कर रही है या नजरिया जरूरत का कर रही है। तो फिर क्या होगा, क्या एडवाइस करेंगे अगर अदलिया से भी सियासी पार्टियों का भी एतमाद उठ रहा है और फिर आज आप कौम को कह रहे हैं कि ये अदलिया देखें ये मुल्क में फैसला कर रही है? आप नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमातें अदलिया की तरफ उंगलियां उठा रही हैं, तो ये मुल्क किसी अच्छी रविश की तरफ तो नहीं जा रहा राशिद मन्नान साहब? देखिए, बात तो यही है ना कि अदालतें अपने काम नहीं कर रही, अदालतें मजबूत नहीं है, पुलिस के अंदर सियासी जमातों के अंदर तो इदारे मजबूत नहीं है, उसके कसूरवार भी सियासी लोग हैं। उसके कसूरवार सियासी लोग भी, और ये भी तो सोचे ना कि जिनको सियासी लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, एक पाकिस्तान के कानून में किसी अपनी बुनियाद पे आते हैं ना, मेरिट की बुनियाद पे, तो इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि इनके फ़राइज़ क्या हैं। ये हक की बात तो करते हैं लेकिन फ़राइज़ की बात तो नहीं करते। फ़राइज़ की जहाँ बात आती है कि फ़राइज़ पूरे करें तो फिर वो नजरिया ज़रूरत आ जाता है। सिर्फ अदलिया नहीं, हर अदारे में। अब आप देखें पाकिस्तान में सियासी जमातों को चलाता कौन है? आपने खुद देखा कि पहले ये कहा जाता था कि फ़ोन आते थे हमें, तो खुद जो हमारे वो अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, हमारे आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने कहा था कि हम बुलाए नहीं हैं, लाए गए हैं। पाकिस्तान में तो इंसाफ का और पाकिस्तान में अदारों का हाल ही हो गया है कि एक अदारा इस तरीके से पाकिस्तान के हर अदारे पे हावी हो गया है कि लोग उसे एक अदारा, जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, आपका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाता कौन है? देखिए, सियासी लोग ही जाते हैं। मैं तो आपको कहता हूँ, वो कहते हैं भाई हमें आप सियासत से दूर रखें, लेकिन सियासी लोग ही चले जाते हैं उनके पास। कहता हूँ कि आप एस्टैब्लिशमेंट के बजाय लफ्ज़ फौजी कहे ना, जिसके खिलाफ सबसे पहले हमारे मोहतरम अमीर जमात मुनव्वर हसन ने आवाज उठाई थी।
आज उसका क्रेडिट पीटीआई लेती है कि हमने फौज के खिलाफ आवाज उठाई। फौज के खिलाफ आवाज उठाना हम फौज को बहुत ऐसा कदम नहीं समझते, लेकिन इंसान इतना मजबूर हो गया है कि अपने उस सबसे बड़े अदारे के खिलाफ भी बोलने। इदारा कह रहा है कि हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास ऑडिट है, हमारे पास अदल इंसाफ है, हर इदारे के पास है, आर्मी कोर्ट्स बने हुए हैं, वहां पे हर चीज है, लेकिन सियासी लोग खुद लड़ के फिर चले जाते हैं सब के पास। अगर इदारा इतनी बात करते हैं तो हिदायतुर रहमान बलोच को 3 महीने से क्यों सिर्फ हक की आवाज उठाए ना, उन्होंने कोई करप्शन तो नहीं किया। आपने खुद अभी कहा जमात इस्लामी के लोग करप्शन नहीं करते, तो हिदायतुर रहमान बलोच 3 महीने से पाबंद हिरासत है और इमरान खान को ब्लड प्रूफ भी दे दी जाती है। इमरान खान को अदालत के आते में गाड़ी बिल्कुल कमरे के जज के कमरे दरवाजे के साथ लगाई जाती है। फिर अदालत खुद सवाल पूछे ना, और अदलिया या जितनी भी अदालत सोचे ना कि पाकिस्तान में किसको इंसाफ मिल रहा है, जबकि इमरान खान खुद ये कहते थे कि जी हम बराबरी की बुनियाद पे और मदीने की रियासत और इस्लाम की मसावत के उसूलों पे चलेंगे। मसावत कहाँ है? हिदायतुर रहमान बलोच को क्यों 3 महीने से कैद रखा? अमीर और गरीब का पाकिस्तान एक हो, अमीर और गरीब के साथ इंसाफ एक हो, ऐसा ही होना चाहिए ना, इंसाफ के तकाजे एक जैसे होने चाहिए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, आपको याद होगा साबिक से राष्ट्रपति अली जरदारी साहब सदर थे और उनकी हुकूमत थी, 18th अमेंडमेंट भी तो पास करवाई गई ना, आइन को उसी शक्ल में बहाल किया गया, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। तो आप भी अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आए, बंद खींचे, पार्लियामेंट को मजबूत करें, ताकि कोई भी इदारा पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी को चैलेंज ना कर सके। देखिए ये पेपर्स के अंदर बोलने में तो बातें बड़ी अच्छी लगती है कि सब लोग एक हो जाए। 18th अमेंडमेंट होने नहीं दिया, हाँ बिल्कुल हुई है, तो फिर लेकिन अब क्या है कि किसी को एक होने नहीं दिया जा रहा है। और फिर आपको याद होगा कि आज 18th अमेंडमेंट पे भी उंगलियां उठाई जाती है। बिल्कुल, इसलिए कि किसी को एजेंडे में किसी को दे दिया गया ना कि इसके ऊपर उंगलियां उठाओ, आइन की तरफ शक्ल को फिर बदल दो। अब आइन ऐसा बना दो कि बड़ों के लिए आइन हो जाए, छोटे उसके अंदर जो है सारे के सारे पिस के रह जाए, उन्हें परवाह नहीं है। जो ऐवानों में होंगे आइन उनके लिए होगा, जो अदलिया में होंगे आइन उनके लिए होगा, जो बड़े बड़े अदालतों में आपके हमारे लिए आइन नहीं होगा। इसलिए 18th अमेंडमेंट भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसलिए जजेज आपस में एक दूसरे से के खिलाफ होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और असेंबली देखिए, मुकदमा तो हमारी असेंबली है ना। जब साकिब निसार साहब जी कहीं पे शहद निकालते थे तो किसी हॉस्पिटल के बेड चेक करते थे, तब जमात इस्लामी सो रही थी। जमात इस्लामी तो कहते हैं कि हर किसी को उसके जुर्म के मुताबिक सजा दे। हम तो कहते हैं हमारे, तब आपने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये सियासी पार्टियों का काम है, आप ना चेक करें किसी की शहद, किसी की ये, आप जस्ट ऑर्डर करें। आप जरूर चेक करें, लेकिन दबाव में आके फिर उसको छोड़ दे देंगे। जिसके खिलाफ वो शहद निकला था वो तो आजाद घूम गया दूसरे दिन भी, और जिसको शहद बाकायदा पी रहा है वो एक बड़े बड़े बालों वाला है, नाम मैं अभी आपको ले लूँ तो आज शायद सुना भी है, गिरफ्तार भी हो गए साहब हमारे इस्माइल खान से। तो वो जब शराब की बोतल रख के शराब पी रहा तो पाकिस्तान का कानून क्यों नहीं उनको सजा देता कि पाकिस्तान में शराब हराम है, उसकी तशहीर नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है ना कि पाकिस्तान में आपके हमारे हुकूक की बात करने वाले कोई भी नहीं है। और जो हम हमारे वोट लेके जब ऐवानों में लोग पहुंच जाते हैं। राशिद मनार साहब से एक मासूमाना सवाल है, क्योंकि आज पाकिस्तान की वैसे भी सियासत का महवर रहा है जुल्फकार अली भुट्टो, उनका जो अदालती कत्ल है सही हुआ गलत हुआ? वो भी जुडिशनल कत्ल था, वो तो देखे ना, जुडिशियल मर्डर है, बिल्कुल जुडिशनल मर्डर था वो तो बिल्कुल। आप सब लोग कहते हैं, इवन ये कि उस पर जमात इस्लामी भी। आज बिलावल साहब कह रहे हैं हमें इंसाफ दो। इंसाफ दो तो इंसाफ देना, बात यह है कि इंसाफ दें। इंसाफ को किसने रोका है? देखिए जिस तरह इमरान खान के खिलाफ केसेस आ रहे हैं और वो अपने लोग अपने मामला को दफा कर रहे हैं, तो मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद भी मोहतरमा बेनज़ीर के केस को क्यों नहीं पुटअप करती है अदालतों में। अगर ये इंसाफ चाहते तो सबसे पहले तो एक बेटे का काम था, एक शौहर का काम था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को ऐवान में अदालत में पेश करते उसको सजा दिलवाते, लेकिन सारे निशानात ही मिटा दिए गए। तो इसका मतलब है कि साजिश तो अंदर ही कहीं ना कहीं ये थी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े बड़े लीडर खोए हैं, खान साहब को भी हमला हो चुका है जानलेवा, खान साहब ने कहा है कि मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, क्या ये अनहोनी नहीं होगी पाकिस्तान की आवाम के साथ? ऐसा होना नहीं चाहिए। हर जो सियासी लीडर हैं उनकी इज्जत एहतराम होना चाहिए, लेकिन उनका भी तो काम है ना कि अपने आप के अपने मकाम को भी तो पहचाने ना, अपने आप को अपने देखे कि किस पोजीशन पे खड़े हैं। उनके एक जबान हिलाने से अवाम। आज इमरान खान कह रहा है कि मेरे साथ बैठ जाए, हुकूमत फार्मूला बना ले इलेक्शन के लिए, आप हम बैठ जाएं, लेकिन हुकूमत ने कहा है कि खान साहब से बात हो ही नहीं सकती। क्यों हुआ ये ऐसा? आपको याद होगा कि बिल्कुल पहली तकरीब में जब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि खान साहब बढ़ाओ कदम, हम तुम्हारे साथ हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा था आइए कि हम मैशत के ऊपर कोई बात कर लें,
मिसाक मैसत करने, ऐसा ही है। तो इन्हीं खान साहब ने कहा ना बैक्टर, और ये कहते थे कि सबसे दुनिया भर से हाथ मिलाऊंगा लेकिन किसी अपोजिशन के लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, इन चोरों से हाथ नहीं अब मिलाऊंगा। हाँ चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, डाकू इनके अंदर सब डाकू हैं और ये बिल्कुल मोतबर है। तो जब एक आदमी खुद अपनी तारीफ खुद करे कि मैं डाकू नहीं हूँ, इसका मतलब देखिए मैं आपको बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ, अगर आप लाइव कर दे इसको। लाइव है? अच्छा लाइव है तो आपको मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक खातून का वाक़या है कि खातून अपने शोहर से कहने लगी कि अपने उसको आपको नेक और पारसा साबित कहने की जो सामने जो दरख्त लगा है ना, आप इसको कटवा दें, इसके ऊपर रोज़ आना परिंदे आगे बैठते हैं और मैं यहाँ पे मुख्तलिफ हालात में होती हूँ, तो ये मुझे हाँ, कभी सर पे दुपट्टा है, कभी नहीं है, मैं हालत में होती हूँ, तो परिंदे मुझे देखते हैं। हाँ परिंदे में देखते हैं, तो आप दर्द को कटवा दें। तो दर्द कटवा दिया उसने। फिर उसी दिन उसके बाद एक मरतबा शोहर अचानक किसी वक्त घर पे आया तो देखा कि वही मोहतरमा जो थी किसी के साथ रंगरलियां मना रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पारसा आई। फिर जब एक चोर पकड़ा गया, जब वो बादशाह का खजाने से जब उसका हार चोरी हो गया, तो एक साहब पूरे लोगों को जमा किया गया, चोर मिल नहीं रहा था, तो एक साहब को बुलाया गया जो कहा कि कोई रह गया बस्ती में, तो एक बुजुर्ग हैं जो रह गए बस्ती में, वो तो सवाए अल्लाह रसूल के कुछ करते ही नहीं है, उनको बुलाया गया तो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे थे। तो फिर किसी ने सियाने ने कहा कि इन्हीं को पकड़ लो, यही चोर होंगे। जो बहुत ज़्यादा पारसाई है ना, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं पारसा हूँ, मैं बिल्कुल सुपर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं मेरे दोस्त। सुपर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह अपनी इज्जत जिसको देना चाहे उसमें थोड़ा। इमरान खान का जो नैरेटिव था कि मुझे रूस से पेट्रोल लेने की सजा दी गई और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने और मकामी एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे बाहर किया, एग्री करते हैं? इसके बारे में तो सारी बातें आ चुकी हैं। उसकी तो क्या वो मुआहदे ही आज तक उन्होंने शो नहीं किया, दिखा देते। खान साहब झूठ बोल रहे हैं, सबसे मुतालबा किया है, खान साहब झूठ बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने सच बात की कौन सी है? यू टर्न मास्टर हैं हम तो अभी अपने हंसी मजाक में जब कहते हैं कि किसी को सामने से गाड़ी को टर्न लेना होता है तो हम कहते हैं इमरान खान ले लो, यू टर्न ना लो। चलो जी, अब देखो कुछ लोग अच्छा, लोग अपने ऐसे कुछ ऐसी चीजें पैदा कर देते कि उनका नाम ही वही हो जाता है। ठीक है, तो हम नहीं कहते कि गाड़ी मोड़ो, बल्कि हम कहते यू टर्न इमरान खान ले लो यार, इमरान खान ले लो। चले, लास्ट में क्या मैसेज देंगे नौजवानों को जिन्होंने अभी तालीम पूरी की है, अब वो अमली जिंदगी में अब आएंगे और मुल्क के लिए भी उन्होंने काम करना है, क्या मैसेज देंगे राशिद मन्नान साहब? देखिए नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि वो किसी दबाव में नहीं है। यूथ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें यूथ की तादाद परसेंटेज बहुत है। अगर यूथ अपने हक को पहचान ले कि जी मेरा हक मारा जा रहा है और अपने हम हक को लेके रहेंगे, यूथ इस बात पे खड़ी हो जाए कि जब हम मौका मिलेगा हम अदल इंसाफ के साथ काम करेंगे और किसी मुल्क में जो है ना किसी ऐसे कानून को नहीं मानेंगे जो हमारे पाकिस्तान की सालमियत और उसके उस वक़ार के ख़िलाफ़ हो, तो मैं समझता हूँ कि यूथ कामयाब रहेगी। और ये सारे के सारे जो यूथ आ रही है, यही आगे इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं लोगों ने आना है। ये ईमानदारी को, मेहनत को और पाकिस्तान की तरक्की को अपना अगर शार बनाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान चलेगा। कायदे-ए-आज़म के उसूलों पर अमल करें। मैं तो कहता हूँ एक बात कि बड़े बड़ी जो एयर कंडीशन कमरे हैं ना, इनको बंद करके दोबारा टेंटों में दफ्तर कायम कर दिया जाए, ऐसा कायदे-ए-आज़म ने किया था। तो जब गर्मी लगेगी, पसीना बहेगा, उसके अंदर काम और फिर मुझे वो भी वाकया याद आ रहा है कि जब चाय की डिमांड हुई तो कायद ने कहा था कि चाय पी कर आए, पी के आए। तो ऐसे क्यों नहीं कौमी खजाने से चाय नहीं मिलेगी का सिर्फ नाम दे रहे हैं। मैं भी अपने केसेस के तो खान साहब का भी मुझे वाकया याद आ गया कि भाई चाय बिस्किट मिलेगा। बिल्कुल, तो खान साहब ने कहा था ना चाय बिस्किट देंगे। उससे ज्यादा कुछ देखते हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैं अभी अपने केसेस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ अभी इसी बल्दियाती में। तो यार जो बिल्डिंग बनी है और जो उनके आशाइशें हैं, जो ठाट बाट हैं, देख के दिल तो चाहता है कि यार मेरा भी दफ्तर ही हो जाए। बात यह है कि जब आप एयर कंडीशन कमरे में बैठे होंगे, गाड़ियों में बिल्कुल सिक्योरिटी में आएंगे, अपने कमरे में सीधे घुसेंगे और बाहर आपकी नजर ही नहीं होगी, तो आप इंसाफ कहाँ से देंगे? कभी नीचे चल के तो देखें। आपकी हालत तो ये है कि सिक्योरिटी वालों को खुद सिक्योरिटी चाहिए। थाने रात को 12 बजे बंद हो जाते हैं। SHO की गाड़ी के आगे पीछे 2 गाड़ियाँ होती हैं और DSP और SP की गाड़ियों के आगे 5-5 गाड़ियाँ। और जब कर्नल अपने कैंप से बाहर निकलता है तो आप यकीन करें कि पहले बगल बजाते हुए मोटरसाइकिल निकलती है, उसके पीछे फिर सिक्योरिटी का पहला हमला निकलता है, फिर कुछ गाड़ियां और निकलती हैं, उसके बाद मतलब प्रोटोकॉल हमारे इदारों को। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। राशिद मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सीनियर पॉलिटिशियन है, कई बार आपने मुल्क की सियासत की देखी और कोशिश की कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम उनसे बात करें और बजा कहा कि कायदे-ए-आज़म के उसूल पर रियासत पाकिस्तान को चलाया जाए ताकि इंसाफ का बोल बाला हो। मुझे साजिद को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। राशिद मन्नान साहब, पीर से लेके जुम्मा मेरा ये शो लाइव होता है। यहाँ पे 3-3 लोग बैठे होते हैं।